प्राधिकरण पर बाद में कई समाजवादियों ने, जिसे वे सत्ता का सिद्धांत कहते हैं, उसके खिलाफ नियमित धर्मयुद्ध शुरू किया है। उन्हें ये बताना पर्याप्त है कि यह या वह कृत्य सत्तावादी है जिसकी निंदा की जानी चाहिए। प्रक्रिया की इस सारांश पद्धति का इस हद तक दुरुपयोग किया जा रहा है कि इस मामले को और अधिक बारीकी से देखना आवश्यक हो गया है। प्राधिकरण, जिस अर्थ में यहाँ शब्द का उपयोग किया गया है, उसका अर्थ है दूसरे की इच्छा को अपने ऊपर थोपना, दूसरी ओर प्राधिकार अधीनता मानता है। अब चूंकि ये दो शब्द बुरे लगते हैं और वे जिस रिश्ते का प्रतिनिधित्व करते हैं वह अधीनस्थ पक्ष के लिए अप्रिय है, सवाल ये पता लगाना है कि क्या इससे छुटकारा पाने का कोई तरीका है। क्या वर्तमान समाज की स्थितियों को देखते हुए हम कर सकते हैं किसी अन्य सामाजिक व्यवस्था का निर्माण न करें जिसमें इस अधिकार को अब कोई गुंजाइश नहीं दी जाएगी और परिणामस्वरूप इसे गायब होना पड़ेगा। वर्तमान बुर्जुआ समाज का आधार बनने वाली आर्थिक, औद्योगिक और कृषि स्थितियों की जांच करने पर हम पाते हैं कि वे व्यक्तियों की संयुक्त कार्रवाई द्वारा पृथक कार्रवाई को प्रतिस्थापित करने के लिए अधिक से अधिक प्रवृत्त हैं। आधुनिक उद्योग अपने बड़े कारखानों और मिलों के साथ, जहां सैकड़ों कर्मचारी भाप से चलने वाली जटिल मशीनों की देखरेख करते हैं, ने अलग अलग उत्पादकों की छोटी कार्यशालाओं का स्थान ले लिया है। राजमार्गों की गाड़ियों और वैगनों की जगह रेलवे ट्रेनों ने ले ली है, जैसे छोटे स्कूनर्स और नौकायन फेलुक्का की जगह भाप नावों ने ले ली है। यहाँ तक कि कृषि भी मशीन और भाप के प्रभुत्व के अधीन होती जा रही है, जो धीरे धीरे लेकिन लगातार छोटे मालिकों के स्थान पर बड़े पूंजीपतियों को स्थापित कर रही है, जो किराए के श्रमिकों की सहायता से भूमि के विशाल हिस्से पर खेती करते हैं। हर जगह संयुक्त कार्रवाई, एक दूसरे पर निर्भर प्रक्रियाओं की जटिलता व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्र कार्रवाई को विस्थापित कर देती है। लेकिन जो कोई भी संयुक्त कार्रवाई का उल्लेख करता है वह संगठन की बात करता है। अब क्या बिना अधिकार के संगठन बनाना संभव है? मान लीजिए कि एक सामाजिक क्रांति ने पूंजीपतियों को गद्दी से उतार दिया, जो अब धन के उत्पादन और संचलन पर अपना अधिकार रखते हैं। मान लीजिए सत्ता विरोधी लोगों के दृष्टिकोण को पूरी तरह से अपनाने के लिए कि भूमि और श्रम के उपकरण उन श्रमिकों की सामूहिक संपत्ति बन गए हैं जो उनका उपयोग करते हैं। क्या सत्ता लुप्त हो जाएगी या उसका केवल स्वरूप ही बदल जाएगा? आओ देखते हैं। आइए उदाहरण के तौर पर एक सूती कताई मिल को लें। कपास को धागे की स्थिति में लाने से पहले कम से कम 6 क्रमिक परिचालनों से गुजरना पड़ता है और ये परिचालन अधिकांश भाग के लिए अलग अलग कमरों में होते हैं। इसके अलावा मशीनों को चालू रखने के लिए भाप इंजन की देखभाल के लिए एक इंजीनियर, वर्तमान मरम्मत करने के लिए मैकेनिक और कई अन्य मजदूरों की आवश्यकता होती है जिनका व्यवसाय उत्पादों को एक कमरे से दूसरे कमरे में स्थानांतरित करना इत्यादि होता है। ये सभी श्रमिक, पुरुष, महिलाएं और बच्चे भाप के अधिकार द्वारा निर्धारित घंटों पर अपना काम शुरू करने और खत्म करने के लिए बाध्य हैं, जो व्यक्तिगत स्वायत्तता की कोई परवाह नहीं करता है। इसलिए श्रमिकों को पहले काम के घंटों के बारे में समझ बनानी चाहिए और ये घंटे एक बार तय हो जाने पर बिना किसी अपवाद के सभी को अवश्य मानने चाहिए। इसके बाद प्रत्येक कमरे में और हर पल उत्पादन के तरीके, सामग्री के वितरण आदि से संबंधित विशेष प्रश्न उठते हैं, जिनका समाधान श्रम की प्रत्येक शाखा के प्रमुख पर रखे गए एक प्रतिनिधि के निर्णय से या यदि संभव हो तो बहुमत से किया जाना चाहिए। वोट देने के लिए अकेले व्यक्ति की इच्छा को हमेशा अपने अधीन करना होगा, जिसका अर्थ है कि प्रश्नों का निपटारा सत्तावादी तरीके से किया जाता है। बड़े कारखाने की स्वचालित मशीनरी उन छोटे पूंजीपतियों की तुलना में कहीं अधिक निरंकुश है जो श्रमिकों को नियोजित करते हैं। कम से कम काम के घंटों के संबंध में कोई इन कारखानों के पोर्टल पर लिख सकता है, लेसिएट ओनी ऑटोनोमिया वोइचे एंट्रेड। अंदर प्रवेश करने वालों को छोड़ दो, सारी स्वायत्ता पीछे। यदि मनुष्य ने अपने ज्ञान और आविष्कारशील प्रतिभा के बल पर प्रकृति की शक्तियों को अपने वश में कर लिया है, तो प्रकृति ने उसे सभी सामाजिक संगठनों से स्वतंत्र एक वास्तविक निरंकुशता के अधीन कर दिया है, जहां तक वह उन्हें नियोजित करता है। बड़े पैमाने के उद्योग में अधिकार को खत्म करने की चाहत उद्योग को ही खत्म करने, चरखे पर लौटने के लिए पावलूम को नष्ट करने की चाहत के समान है। आइए एक और उदाहरण लें, रेलवे। यहाँ भी अनंत व्यक्तियों का सहयोग नितांत आवश्यक है और यह सहयोग निश्चित समय पर ही किया जाना चाहिए ताकि कोई दुर्घटना न हो। यहाँ भी नौकरी की पहली शर्त एक प्रमुख वसीयत है जो सभी अधीनस्थ प्रश्नों का समाधान करती है, चाहे इस वसीयत का प्रतिनिधित्व एकल प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है या रुचि रखने वाले अधिकांश व्यक्तियों के प्रस्तावों के निष्पादन के लिए नियुक्त समिति द्वारा किया जाता है। किसी भी मामले में एक बहुत ही स्पष्ट अधिकार है। इसके अलावा यदि रेलवे कर्मचारियों का अधिकार माननीय पर चला गया तो पहली रवाना की गई ट्रेन का क्या होगा? यात्रियों को समाप्त कर दिया गया।
लेकिन अधिकार की आवश्यकता और उस पर निरंकुश अधिकार खुले समुद्र में एक जहाज पर चढ़ने से अधिक स्पष्ट कहीं नहीं मिलेगा। वहाँ खतरे के समय सभी का जीवन एक की इच्छा के प्रति तात्कालिक और पूर्ण आज्ञाकारिता पर निर्भर करता है। जब मैंने सबसे कट्टर सत्ता विरोधी लोगों को इस तरह के तर्क प्रस्तुत किए तो वे मुझे जो एकमात्र उत्तर दे पाए वह निम्नलिखित था, हाँ ये सच है, लेकिन वहाँ यह अधिकार का मामला नहीं है जो हम अपने प्रतिनिधियों को प्रदान करते हैं, बल्कि मामला है एक कमीशन सौंपा गया। इन सज्जनों को लगता है कि जब उन्होंने चीज़ों के नाम बदले हैं तो उन्होंने चीज़ें खुद ही बदल ली हैं। इस तरह से ये गहन विचारक पूरी दुनिया का मजाक उड़ाते हैं। इस प्रकार हमने देखा है कि एक ओर एक निश्चित प्राधिकार चाहे कितना भी प्रत्यायोजित किया गया हो, और दूसरी ओर एक निश्चित अधीनता ऐसी चीजें हैं जो सभी सामाजिक संगठनों से स्वतंत्र होकर भौतिक शर्तों के साथ हम पर थोपी जाती हैं, जिसके तहत हम उत्पादों का उत्पादन और वितरण करते हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि बड़े पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने की कृषि के साथ उत्पादन और संचलन की भौतिक स्थितियां अनिवार्य रूप से विकसित होती हैं और इस प्राधिकरण का दायरा तेजी से बढ़ता है। इसलिए अधिकार के सिद्धांत को बिल्कुल बुरा और स्वायत्ता के सिद्धांत को बिल्कुल अच्छा कहना बेतुका है। प्राधिकार और स्वायत्ता सापेक्ष चीजें हैं जिनका क्षेत्र समाज के विकास के विभिन्न चरणों के साथ बदलता रहता है। यदि स्वायत्तशासी यह कहने तक ही सीमित रहते कि भविष्य का सामाजिक संगठन सत्ता को केवल उन सीमाओं तक सीमित रखेगा जिनके भीतर उत्पादन की स्थितियां इसे अपरिहार्य बनाती हैं, तो हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, लेकिन वे उन सभी तथ्यों से अनभिज्ञ हैं जो इस चीज़ को आवश्यक बनाते हैं और वे जोश के साथ दुनिया से लड़ते हैं। सत्ता विरोधी स्वयं को राजनीतिक सत्ता, राज्य के विरुद्ध चिल्लाने तक ही सीमित क्यों नहीं रखते? सभी समाजवादी इस बात पर सहमत हैं कि आने वाली सामाजिक क्रांति के परिणामस्वरूप राजनीतिक राज्य और उसके साथ राजनीतिक अधिकार गायब हो जाएंगे, यानी कि सार्वजनिक कार्य अपना राजनीतिक चरित्र खो देंगे और निगरानी करने के सरल प्रशासनिक कार्यों में बदल जाएंगे। समाज के सच्चे हित। लेकिन सत्ता विरोधियों की मांग है कि राजनीतिक राज्य को एक ही झटके में समाप्त कर दिया जाए, इससे पहले कि जिन सामाजिक परिस्थितियों ने इसे जन्म दिया वे नष्ट हो जाएं। उनकी मांग है कि सामाजिक क्रांति का पहला कार्य सत्ता का उन्मूलन होगा। क्या इन सज्जनों ने कभी कोई क्रांति देखी है? क्रांति निश्चित रूप से सबसे सत्तावादी चीज़ है। ये वह कार्य है जिसके तहत आबादी का एक हिस्सा राइफलों, संगीनों और तोपों के माध्यम से दूसरे हिस्से पर अपनी इच्छा थोपता है। सत्तावादी साधन, यदि ऐसा है तो, और यदि विजयी दल व्यर्थ में लड़ना नहीं चाहता है तो उसे उस आतंक के माध्यम से इस नियम को बनाए रखना होगा जो उसके हथियार प्रतिक्रियावादियों में प्रेरित करते हैं। क्या पेरिस कम्यून एक दिन भी चल पाता अगर उसने बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ सशस्त्र लोगों के इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया होता? इसके विपरीत, क्या हमें इसे पर्याप्त रूप से स्वतंत्र रूप से उपयोग न करने के लिए दोषी नहीं ठहराना चाहिए? इसलिए दो चीज़ों में से एक, या तो सत्ता विरोधी नहीं जानते कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे में वे भ्रम के अलावा कुछ नहीं पैदा कर रहे हैं, या वे जानते हैं और उस स्थिति में वे सर्वहारा वर्ग के आंदोलन के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। किसी भी स्थिति में वे प्रतिक्रिया परोसते हैं।